मैं कब मरूंगा, कि अगर इंडिया में सोनोग्राफी अलाउड नहीं है, सो दे इवन आस्क टैरो कार्ड रीडर्स कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लड़का होगा या लड़की। सी, टैरो कार्ड रीडिंग इज नॉट एट ऑल अ फ्यूचर प्रेडिक्शन थिंग। भविष्यवाणी बताता ही नहीं है। फ्रॉम हियर यू कैन डू द हीलिंग ऑफ a person who is sitting in South Africa or London or any place of the world. Only through meditation. टैरो इज अ टूल जिससे आप प्रेजेंट में कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें क्या कर रहे हो जिससे आपकी फ्यूचर चीज़ों में इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। तो कोई भी आके बोल रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म कर देते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म नहीं हो सकती हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके अंदर गुस्सा है ही नहीं, दैट वुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग। साइंटिफिकली प्रूवन कि जो रेकी में सिम्बल्स हैं, जहाँ भी वो सिम्बल्स हम बना रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज रिपल आउट हो रही हैं एंड पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं। Welcome to yet another invigorating episode of Seeds of Soul. We always strive to talk to you on all matters of health, physical, mental and spiritual. And on that note, I am very excited to welcome Ayush Gupta. He is the world's youngest numerologist and Reiki healer and a celebrity tarot card reader. Please join me in welcoming. Thank you so much. Thank you so much, Ayush, for taking out time to join us today. I'm very excited to talk about spiritual health. तो मुझे ये बताइए कि टैरो कार्ड के बारे में भी मुझे पता है, मुझे थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के बारे में भी पता है, बट रीकी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो आप क्या वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि रीकी हीलिंग क्या चीज़ है? मैंने जो डेफिनेशन पढ़ा था विकिपीडिया में वो ये था कि वो एनर्जी हीलिंग है, बट आप एनर्जी, किसी की एनर्जी आप एनर्जेटिकली कैसे फिक्स कर सकते हैं? सो आप उसके बारे में अगर तो हमें थोड़ा एजुकेट करेंगे, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, सी एज लेट्स स्टार्ट उस स्पेसिफिक पॉइंट से जो आपने विकिपीडिया में पढ़ा है, दैट इज एनर्जी हीलिंग। करेक्ट। हर एक चीज़ एनर्जी ही है। मैं सिर्फ ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के या रेकी के कुछ बुक्स पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। करेक्ट। इवन इन क्वांटम फिजिक्स यही कहता है हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। करेक्ट। बी एट द कैमरा जिससे हम अभी शूट कर रहे हैं, बी एट दिस सोफा जिसमें हम बैठे हुए हैं, या ये लाइट्स, या ये हमारी बॉडी। करेक्ट। हमारी बॉडी भी एनर्जी से ही बनी हुई है। करेक्ट। देयर आर टू एनर्जीज, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। ओके। हम दोनों ही एनर्जी से बने हुए हैं। जस्ट अ क्वेश्चन, न्यूट्रल एनर्जी नहीं होती कुछ? न्यूट्रल होती है डेफिनेटली। ओके। ऑफ कोर्स शून्यता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों का जो बैलेंस होता है वो शून्य होता है। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू कम, कि ये दोनों का बैलेंस जब बनता है तब एक स्पेसिफिक चीज़ बनती है। बट जब भी नेगेटिव एनर्जीज हमारे बॉडी में बढ़ती है या हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती है, तो हम अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू करते हैं। करेक्ट। हम ऑफ कोर्स नेगेटिव एनर्जीज, अगर आपको कोई भी आके बोल रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज खत्म कर देते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज खत्म नहीं हो सकती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके अंदर गुस्सा है ही नहीं, दैट वुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग। आपके अंदर गुस्सा कम है या ज़्यादा है, खत्म नहीं हो सकता। आप वो एग्रेशन या तो पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं या तो नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। आपके अंदर दोनों ही एनर्जीज हैं। इट जस्ट जब भी नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती हैं तो आप 5 से 6 प्रोस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ भी ऑफ कोर्स नेगेटिव एनर्जीज, अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपकी मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस्ड है, करेक्ट, तो मेंटल हेल्थ विल अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो आप पर्सनल लाइफ भी इसलिए तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप स्ट्रेस कम लीजिए, एग्जैक्टली, गुस्सा कम कीजिए, है ना? सो सारी ही चीजें कनेक्टेड ही हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है तो कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। तो मतलब रीकी हीलिंग क्या हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है? एंड कैन इट बी लाइक बाइनरी सिस्टम की भी? ठीक है, मैं ये बोलूँ कि भाई मुझे जॉब नहीं लग रही है, मैंने रीकी हीलिंग करी और मेरी नेक्स्ट डे जॉब लग गई। आई एम सॉरी, थोड़ा लेमैन क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी अगेन कमिंग बैक टू जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, कि ये जो 5 से 6 प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज के बढ़ने के वजह से। करेक्ट। जब नेगेटिव एनर्जीज आपके एनवायरनमेंट में, आपकी एनर्जीज में, आपकी बॉडी में अफेक्ट होती है या डोमिनेशन उसका बढ़ता है, तब आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। सही बात। हम कई बार अलग अलग चीज़ों के स्पेसिफिक चीज़ों पे जाते हैं, बट हम सारी ही चीज़ों के कॉमन प्रोस्पेक्ट पे नहीं आते। सारी ही प्रॉब्लम्स हो इसलिए रही हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही हैं।
सो जितना आप उन नेगेटिव एनर्जीज को कम करोगे, जितना आप उन नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करोगे और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी अ सटलनेस एंड अ स्मूथनेस इन व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। सो रेकी कम्स इनटू पिक्चर हियर कि जब भी आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं बढ़ती हैं या कुछ इम्बैलेंसेस आप फेस कर रहे हो, तो रेकी कम्स एंड हील दोज नेगेटिव एनर्जीज। आपके चक्रास बैलेंस करता है, आपके ऑरा बैलेंस करता है, आपके एनवायरनमेंट की नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करता है। एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि जो रेकी में सिम्बल्स हैं, जहाँ भी वो सिम्बल्स हम बना रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज रिपल आउट हो रही हैं एंड पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं। ओके, दिस इज प्रूवन बाय अ किरलियन फोटोग्राफी। किरलियन फोटोग्राफी एक कैमरा है जो नॉट इन इंडिया बट somewhere from US और अमेरिका it was Kirlian photography. Kirlian photography. Okay. So इसके थ्रू आपके ऑरा की पिक्चर लिया जा सकता है। आप अगर आप बैठे हो और उस कैमरा से there's a some different kind of camera, अगर आप उससे उसकी फोटो लेते हो उस इंडिविजुअल की, तो उसके पूरे एनर्जी बॉर्डर्स की पिक्चर आ जाएगी विद डिफरेंट कलर्स। ओके, तो उन पिक्चर से हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, सो हाउ डज अ रीकी हीलर वर्क? मतलब उनका काम करने का मतलब आपका क्या है तरीका काम करने का? मतलब कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट में? इज इट अ केस टू केस बेसिस या फिर एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच है? नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली केस टू केस, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक एनर्जी होती है। Correct. उसके अपने डेली रूटीन्स होते हैं, उसके अपने आचरण होते हैं, नेचर होता है, बिहेवियर होता है। करेक्ट। और उसकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। आप देख रहे होंगे कि अगर दो लोगों को माइग्रेन है तो दो लोगों की मेडिसिन सेम हो सकती है, बट उस मेडिसिन का कितना डोसेज देना है वो अलग अलग होगा, क्योंकि तो उसको माइग्रेन कहीं ना कहीं शायद 2 महीने से हो रहा हो, किसी दूसरे इंडिविजुअल को एक साल से हो रहा हो, और हो सकता है किसी को बर्थ डिफेक्ट हो या जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को सीजनल हो रहा है या किसी और वजह से। सो डिफरेंस भी डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। एंड हाउ वी वर्क इज, हम इनिशियली आपकी नेम, फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आर समथिंग जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। Correct. आपकी एनर्जीज हम बहुत अच्छे से इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन, क्योंकि रेकी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसेंट वी कैन नॉट डू द हीलिंग। सो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो लेते हैं एंड देन वी असेस योर एनर्जीज, वी चेक योर एनर्जीज की क्या इम्बैलेंसेज हैं, आपके चक्रास में क्या इश्यूज हैं, आपका ऑरा कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका ऑरा ऐसी चीज़ है जो आपको नेगेटिव एनर्जीज से बचाता भी है और नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट भी करता है। सेम गोज विद पॉजिटिव थिंग एज वेल। बट आप ये सिर्फ एक फोटोग्राफ देख के असेस कर पाते हैं? द थिंग इज वी डोंट चेक द फोटोग्राफ्स। रेकी में किरलियन फोटोग्राफी है ही नहीं। रेकी वाज प्रूवन बाय किरलियन फोटोग्राफी। आई एम आस्किंग कि आपने बोला ना कि आप उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम एंड फोटोग्राफ मांगते हैं, तो मैं वही पूछ ओके, सॉरी अबाउट दैट, बट आप उनका फोटोग्राफ मांगते हैं, तो आई वुड अज्यूम कि आप उनका फोटोग्राफ देख के आप उनकी एनर्जीज आप असेस कर पाएंगे कि दे आर सो बेसिकली वी सिट इन अ मेडिटेटिव वे, जो रेकी का एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, एंड प्लस वी हैव सम सिंबल्स एज आई मेंशन। उन सिंबल्स से हम कनेक्ट करते हैं उन डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड फोटो से। And then automatically, intuitively, we get the messages and we get to know that this person is facing this thing. And initial level पे even I was somewhere कि how it is possible. True. But initially जब 1-2 cases 3 cases में ऐसा हुआ and I shared with the person जिनका मैं check कर रहा हूँ, and they were like oh yes this thing is going on. So initial level पे of course ये सुनने में लोगों को लगता है, but spirituality is more than the proofs. इट्स मोर ऑफ एक्सपीरियंसेस। आप स्पिरिचुअलिटी को किसी पेपर या पेन या किसी केमिकल रिएक्शन दायरे में नहीं कंट्रोल कर सकते, आप उसको केमिकल रिएक्शन से चेक नहीं कर सकते, बट अगर आपने एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील किया है, देन यू हैड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन। और अगर कोई प्रूव मांगेगा भी तो यू विल लाफ समवेयर इन योर माइंड कि ओके व्हाई शुड आई प्रूव, आई हैड द एक्सपीरियंस। Correct. So spirituality is somewhere like this. तो रेकी में भी it's more of intuitions. आप intuitively ये सारी चीजें connect करते हैं, then we get the messages. तो रेकी में distance healing होता है, distance energy healing? There are 2 ways. रेकी में 1-on-1 भी होता है, अगर हम आमने सामने बैठे हैं, and even in distance भी. So from here I'll go to the history of रेकी, क्योंकि
दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, हमारी पॉडकास्ट से पहले इसके बारे में बात नहीं हुई, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आई वुड लव टू टेल इन एवरी प्लेस आई एम गोइंग, जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ। रेकी के बारे में बोला जाता है कि रेकी एक जापानीज़ पद्धति है। अगर आपने गूगल में भी देखा होगा कि रेकी इज़ अ जापानीज़ हीलिंग थेरेपी। रेकी जो वर्ड है वो भी जापानीज़ वर्ड है, रे एन की, दैट मीन्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। बट a lot of people don't know रेकी अथर्ववेद में mentioned है, स्पर्श चिकित्सा। अच्छा, रेकी is mentioned in अथर्ववेद by the name of स्पर्श चिकित्सा, of course उसकी जो संस्कृत भाषा है। And गौतम बुद्धा was the one who decoded from अथर्ववेद about स्पर्श चिकित्सा। And गौतम बुद्धा used to do स्पर्श चिकित्सा। जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाता था, वो जाके उनको, अगर गौतम बुद्ध जी ने उनको स्पर्श भी कर दिया तो उनकी सारी दिक्कतें completely ठीक हो जाती थी। बट ये धीरे धीरे इंडिया से लुप्त होता गया, क्योंकि इंडिया में मोस्टली यही होता है ना कि जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है उसका मिसयूज़ करने लगते हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग ऑफ गौतम बुद्धा जी, इसलिए इंडिया में ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया गया, इस वजह से इंडिया में लुप्त हो गया। एंड ये री इन्वेंट हुआ जापान में। री इन्वेंट जब हुआ तब इसमें डिस्टेंस हीलिंग आया, जिसमें आप यहाँ बैठे हैं, आप कहीं दूसरों को भी, मतलब फ्रॉम हियर यू कैन डू द हीलिंग ऑफ a person who is sitting in South Africa or London or any place of the world. only through meditation. Through meditating and having that focus on that specific name, photo and date of birth. And the intentions, the most important thing. That is wonderful. तो इसमें अगर तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो क्या जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको, अगर आप उनको पॉजिटिव दे रहे हैं तो वो वहाँ से आपको नेगेटिव भी मिल रहा है, राइट? Yes. Isn't that so? आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता होगा। Yes, see, one of the best thing is, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, I'm able to sense कि आपके दिल से ये क्वेश्चन आया, अभी सडनली ये क्वेश्चन आया। See, of course, जब हम किसी का सेशन कर रहे हैं, जब हम हीलिंग कर रहे हैं, तो of course we be the channel. हम एनर्जी है ही नहीं, हम वो सुपीरियर एनर्जी नहीं है जिससे आप हील हो रहे हो। Correct. हम वो यूनिवर्सल एनर्जी नहीं है, वी आर जस्ट द मीडियम। हमारे पास हमारे ग्रैंड मास्टर्स ने हमें एक स्पेसिफिक वे दिया है जिससे हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक एक हीलर खुद बैलेंस नहीं है, तब तक दूसरों को बैलेंस नहीं कर सकते। आप जस्ट इसको ये समझिए कि अगर आप वॉशरूम में गए, आपने टैप ऑन किया, पानी आया, लेकिन अगर टंकी में पानी है तो चलेगा, टैप चालू है तो भी पानी आना चाहिए। Correct. बट अगर पाइप में ही एक ब्लॉकेज है तो वो पानी नहीं आएगा। We as a healer, we are just that pipe, nothing else. ना हम टैप हैं, ना हम वो टैंक हैं। टैंक is the superior energy, टैप is the hands, is the energy or the intention. Okay. लेकिन आप खुद को हील नहीं कर रहे हैं, आपने we as a healer, अगर उस पाइप में ब्लॉकेज है तो आप हीलिंग नहीं दे पाएंगे। So we have to do self healing, हमें खुद की हीलिंग करना ही पड़ता है to balance ourselves. ओके, तो इसमें आपको काफ़ी मेडिटेशन एंड ये करना पड़ता होगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ आई वुड ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, और मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ ये कह के कि मैं एक स्केप्टिक हूँ, मेरे को इस साइंस की पूरी तरह से समझ नहीं है। तो आई वुड वांट कि आप एक्सप्लेन करें कि न्यूमरोलॉजी क्या है, एंड बहुत लोग इसको साइंस भी मानते हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? Okay, see, numerology is a very amazing concept, and जहाँ से ये start हुआ है, it's definitely India. And numerology completely dives into your numbers. नंबर एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ से शुरुआत से ही कनेक्ट हो जाती है। That is your date of birth ना। डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा नंबर है जो आप अपने मर्जी से चेंज कर ही नहीं सकते हो और आप फिक्स भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। आप जिस टाइम जिस डेट को पैदा हो रहे हो, दैट इज नॉट इन एनीवन्स हैंड। सही। आप जिस टाइम पे बर्थ ले रहे हो, उस टाइम पे प्लैनेटरी एनर्जीज कैसी हैं, उस प्लैनेटरी एनर्जीज के बेसिस में आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अ पर्सन, अ न्यूमरोलॉजिस्ट कैन टेक इट आउट एंड टेल यू अबाउट। बट एक क्वेश्चन है कि जब हम डेट ऑफ बर्थ जब हम किसी का पूछते हैं तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे बेस्ड होता है। ग्रेगोरियन, दैट इज द वेस्टर्न कैलेंडर विच हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन साइंसेस। पहले तो हमारे जो पूर्वज थे उनको तो ये भी नहीं पता होता था कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लाइक यू नो ग्रैंड पेरेंट्स, उनको नहीं पता होता है। Right. तो उस केस में न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है एंड हाउ इज इट रिलेटेड? See, if I talk about the calendar,
हम एज आई मेंशन वी नीड द पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट्स एट द टाइम यू वर बोर्न. करेक्ट. सो आप कब पैदा हुए हो वो डेट और वो मोमेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक अलग वे से बताया जा सकता है या इंडियन कैलेंडर के तरीके से अलग बताया जा सकता है, बट कहीं ना कहीं दैट मोमेंट इज नॉट एबल टू चेंज, राइट. वो मोमेंट तो मोमेंट ही रहेगा. करेक्ट. उस दिन क्या प्लैनेटरी एनर्जीज थी हम उसको उसका एड्रेस दूसरे तरीके से बता सकते हैं, बट द डेस्टिनेशन इज सेम. करेक्ट. सो वो डेस्टिनेशन इज द मेन थिंग फॉर अस टू रीड द एनर्जीज. सो वो हम चाहे ग्रेगोरियन कैलेंडर विच यू मेंशन या हम इंडियन कैलेंडर से जिससे भी मेंशन करें, वी हैव टू रीच टू द डेस्टिनेशन वो जो हम सीख कर रहे हैं. करेक्ट. एंड दैट्स हाउ फॉर एग्जांपल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 है, सो उसका रूट नंबर 3 होगा. मूलांक. मूलांक. सो उस मूलांक से मैं उस इंसान के बारे में एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आई कैन टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द कंसेंट ऑफ कोर्स. Sure. बट उस रूट नंबर में, उस डेट ऑफ बर्थ में और उस डेट ऑफ बर्थ से आप 2 से 3 नंबर्स अलग अलग निकाल सकते हो. Okay. मूलांक, भाग्यांक और एक सोल अर्ज नंबर होता है. Sorry? सोल अर्ज नंबर. Soul urge. Yeah. Okay. So that is not of that much of use as per the chironumerology which traditionally numerologists follow करते हैं. So जो 2 specific numbers हैं, that is root number and destiny number. अभी लोग बोलते हैं कि एक रूट नंबर तो बहुत सारे लोगों का होता है, बट द कॉम्बिनेशंस आपका रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर का क्या कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस में, प्लस देन आपका नाम, उसके बेसिस में सारे ही डेटा मर्ज अप किए जाते हैं. देन वी कम टू अ कंक्लूजन एंड गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स या मैसेजेस जो आप खुद से नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं हिडन है इन्हीं चीज़ों में. Okay. दीज आर समवेयर आई कैन से की टू सम मैसेजेस जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ में लॉग्ड होते हैं, आपके नेम में लॉग्ड होते हैं. प्लस अगेन हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स इज हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट होता है. इफ आई से आपका रूट नंबर 1 है, सो रूट नंबर 1 का जो प्लैनेट है दैट इज सन. अब सन की एनर्जीज के लिए आपके नेम की एनर्जीज कितनी अलाइंड हो रही हैं. हर एक नंबर का अपना एक फेवरेबल नंबर होता है. जैसे 1 का फेवरेबल नंबर है 1, 2, 4 एंड 7. ऑफ कोर्स 2 के भी फेवरेबल नंबर्स होंगे 1, 2, 4 एंड 7. 3 के फेवरेबल नंबर है 3, 6 एंड 9. 4 के अगेन जो फेवरेबल नंबर्स हैं दैट इज 1, 2, 4 एंड 7. Okay. सो इस हिसाब से अलग अलग रूट नंबर के अलग अलग फेवरेबल नंबर्स होते हैं. Okay. सो आपका जो नाम है वो नाम आपके रूट नंबर से अलाइन होना चाहिए. Okay. अब अगेन क्यों अलाइन होना चाहिए, हर एक लेटर का अपना एक नंबर होता है. Okay. अगर मैं ये बोल रहा हूँ हर एक लेटर का अपना एक नंबर होता है, तो ऑटोमेटिकली हर एक लेटर का अपना एक प्लैनेट भी हुआ. बट कौन से मतलब हिंदी में तो हमारे पास इतने सारे अक्षर हैं, इंग्लिश में हमारे पास 26 हैं. तो मेरा कहने का पूछने का मतलब है कि हम कौन से सिस्टम को वी आर वर्किंग विद द इंग्लिश नेम्स. ओके. जो इंग्लिश में आप नाम लिखते हो ना, जो हिंदी में नाम होता है वो एस्ट्रोलॉजिकली चेक किया जाता है. जैसे आपने एस्ट्रोलॉजिकली देखा होगा किसी का डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम लिया गया है, उनको बोला जाता है कि आपका नाम का से या खा से या कुछ एक स्पेसिफिक लेटर्स दिए जाते हैं. कॉम्बिनेशन ख तो मतलब के और एच हो गया. या मतलब जस्ट आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एस्ट्रोलॉजिकल सेक्टर है, बट एस्ट्रोलॉजिकल में आपको क या कोई एक स्पेसिफिक वर्ड दिया जाता है कि इससे आपका नाम शुरू होना चाहिए. बट इन न्यूमरोलॉजी वी गिव चेंजेस इन द स्पेलिंग्स. Okay. वो भी कीरो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वी गिव टू द इंग्लिश स्पेलिंग्स. अच्छा. Yeah. तो अगर तो किसी का मानो कि अगर तो उनका मूलांक नंबर 1 है, तो उनका नाम का जो नंबर है वो भी उसी नंबर पे आना चाहिए. फॉर एग्जांपल उनका अगर तो 1 है या 2 है, तो उनका नाम का भी स्पेलिंग उसी पर ही आना चाहिए. दैट अगेन डिपेंड्स. अगर आप बचपन में ही अपने लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू न्यूमरोलॉजी फॉर देयर किड्स, न्यूबॉर्न बेबीज, उनका शुरुआत से ही न्यूमरोलॉजी करवाया जाता है, क्योंकि आगे जाके ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स में या अलग अलग जगहों में चेंज करवाने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं. करेक्ट. सो जो कि उतना नेसेसरी होता नहीं है डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाना, बट देन ऑल्सो सो उनका ऑफ कोर्स उसी एक स्पेसिफिक रूट नंबर में ही आता है. जो उनका रूट नंबर है उसमें ही आपका नाम चेंज करना होता है. Okay. So that's how it works. But again, अभी एक इंसान जो 24 years, 25 years का है, and they have a thing कि मुझे ये करना है, या मैं फोटोग्राफी फील्ड में हूँ, या मैं एक्टर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या स्पेसिफिक फील्ड में हूँ,
सो अलग अलग रूट नंबर्स, जो अलग अलग जो नंबर्स होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स जो होते हैं, वो आपके अलग अलग प्रोफेशंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जैसे शुक्र एक प्लैनेट है जो आपके एक्टिंग या जिस फील्ड में आपको नेम एंड फेम चाहिए, उसमें शुक्र काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। जैसे कि फील्ड्स लाइक बीइंग एन एक्टर या आर्टिस्ट या सिंगर, इन सबको नेम एंड फेम काफ़ी नेसेसरी होता है। उनके लिए नंबर 6, दैट मीन्स शुक्र जो नंबर है, वो शुक्र का नंबर काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन अब कोई एक पुलिस में है, उसको नेम एंड फेम, कोई एक रॉ एजेंट है, उसको नेम एंड फेम नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमने उसको एक शुक्र का नंबर दे दिया तो वो मे भी एक्सपोज हो सकता है। हाँ, सो इसीलिए बहुत सारी डीप कैलकुलेशंस होती हैं। तो जब अगर आप 20-21 साल के हो या 30 साल के हो, जब आपके पास एक स्पेसिफिक फील्ड हो, तो अगर आपका रूट नंबर 1 है तो आपकी फील्ड देखी जाती है। फिर आप कौन से फील्ड में हो, आप कहाँ पे काम कर रहे हो। सो आपके पास 4 नंबर के ऑप्शंस हैं, 1, 2, 4 एंड 7, जो 1 के फेवरेबल नंबर्स हैं। Okay. तो इन 4 नंबर्स में जो सबसे पास वाला नंबर होगा, जो आपके फील्ड को सपोर्ट करेगा, ओके वो नंबर पे आपका नाम लाया जाता है। ओके क्योंकि एज आई सेड, हर एक लेटर का अपना एक नंबर होता है। तो जब आपका नेम कैलकुलेट किया जाता है तो हर एक लेटर्स के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए का नंबर 1 है, एच का नंबर 5 है, ई का नंबर 5 है, एन का नंबर 5 है। अलग अलग लेटर्स के अपने नंबर्स होते हैं, तो जी। उनको कैलकुलेट किया जाता है। देन जो भी नंबर्स मिसिंग हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग उसमें लेटर्स डाले जाते हैं। ओके ऑफ कोर्स वी ट्राई आवर बेस्ट कि वो नाम वियर्ड ना लगे, बट देन ऑल्सो कुछ कुछ हो जाते हैं। बट अगेन वो आप चेंजेस करोगे, दैट इज समथिंग। अगर आप 21 डेज भी अगर उस चेंजेस के साथ रहते हैं, कंप्लीटली एडाप्टेशन के साथ, आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरे को अब समझ आया कि न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक साइंस से कम तो है नहीं। तो अब हम बात करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। वी नो ऑल्सो नो कि आप एक सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हैं, बट टैरो कार्ड इंडियन कल्चर में तो नहीं है, ये एक्चुअली में यूरोप से आया। और कहा जाता था कि पुराने ज़माने में जो मिडिल एज औरतें हैं वो इसको एक्चुअली में एज अ कार्ड गेम यूज़ करते थे। सो फ्रॉम देयर कि भी वो उसको एज अ गेम यूज़ किया जाता था, टू टुडे उसकी रेलिवेंस क्या है, और उसकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों इंक्रीज हुई है। आई वुड लव कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा एजुकेट करें। ओके, सी टैरो हो गया, रेकी हो गया या न्यूमरोलॉजी हो गया, और जो डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है दैट इज़ ध्यान, मेडिटेशन। आप हर एक चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंट्यूटिव लेवल पे करते हो। Correct. इवन आप रेकी कर रहे हैं, सो एज आई सेड, हम जब एनर्जीज चेक करते हैं तो हम इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं। बी इट विद द न्यूमरोलॉजी एज इज, उसमें भी बहुत सारा इंट्यूटिव एनर्जीज यूज़ होता है। सेम गोज विद टैरो एज वेल। टैरो ऑफ कोर्स जो इसकी एक बिगनिंग आपने बताई कि इट स्टार्टेड विद अ गेम, बट दैट गेम वाज नॉट एग्जैक्टली टू play with people or game kind of things, but it was a way to get some or other guidance. ओके But उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से मार्केटाइज किया गया है, with the people, around the people, by the people, for the people. ओके जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं उन्होंने भी ऐसा ही प्रमोट किया है, जो रीडिंग लेने जा रहे हैं उन्होंने भी ऐसा एज्यूम किया है कि टैरो भविष्य बताता है। हाँ टैरो से भविष्यवाणी मिल जाएगी, आप 6 महीने बाद क्या कर रहे होगे, 2 साल बाद क्या कर रहे होगे। और डेफिनेटली अगर आपके सामने कोई ऐसा बैठ के बोलेगा कि ये लो कार्ड्स रखे हैं, आप भविष्य जान लो अपना, यू विल बी फैसिनेटेड। हाँ आप इस चीज की ऑडियंस बहुत ज्यादा बनाते जाओगे, करेक्ट। बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे इस चीज से, बहुत सारे लोग आएंगे कि मुझे बताओ, मेरा भविष्य बताओ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आज तक टैरो कार्ड को फॉल्स मार्केटिंग मिली है। बहुत सारे तरीकों से। सी, टैरो कार्ड रीडिंग इज नॉट एट ऑल अ फ्यूचर प्रेडिक्शन थिंग। भविष्यवाणी बताता ही नहीं है। Really? एक ऐसी स्पिरिचुअल चीज जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आती है, एंड स्पिरिचुअलिटी ही हमें ये सिखाती है कि प्रेजेंट में रहो। सो हाउ इट कैन गिव यू अ फ्यूचर प्रेडिक्शन। ओके दूसरी चीज, आप प्रेजेंट में ये जो मोमेंट है ना, ये भी नहीं, ये भी चला गया। दिस मोमेंट, ये भी चला गया। दिस मोमेंट, ये भी चला गया। या दिस मोमेंट इज समथिंग जो किसी के लिए भी वापस नहीं आने वाला है। कई सारे लोग 10,000 चोरी हो गए, 10,000 गायब हो गए, 2 लाख गायब हो गए, उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। बट जब एक पॉसिबिलिटी फिर भी दिमाग में होती है कि मैं शायद और मेहनत करूंगी तो जो पैसे गायब हैं या जो चीज़ गायब हुई है वो दोबारा आ जाएगी। बट एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मोमेंट
जो आपको पता है कि आपके लाइफ में कभी भी दोबारा आएगा ही नहीं, जो आया और चला गया, आप उसकी वैल्यू क्यों नहीं करते? टैरो इज अ टूल जिससे आप प्रेजेंट में कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, प्रेजेंट में ऐसी चीजें क्या कर रहे हो जिससे आपके फ्यूचर चीजों में इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। ओके प्रेजेंट में आप ऐसा क्या गलत कर रहे हो एंड सही कर रहे हो, इन सारी चीजों के बारे में आपको टैरो गाइड करता है। प्लस आप प्रेजेंट में खुश कैसे रह सकते हो? आप प्रेजेंट में अगर खुश हो तो आप 2 महीने बाद अगर किसी सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रेजेंट हुआ। दैट मीन्स आप उस प्रेजेंट में भी खुश रहोगे, ओके बिकॉज यू विल बी कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि आप प्रेजेंट में खुश रहना चाहते हो। हाँ एंड आप प्रेजेंट में ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आप प्रेजेंट में चीजें स्मूथ कर रहे हो। करेक्ट ऑफ कोर्स सी इट्स अ लाइफ, आई एम नॉट सेइंग कि आप जस्ट एक रीडिंग लेके आप प्रेजेंट को बेहतर कर दोगे, बट अगेन यू गेट अ लॉट ऑफ गाइडेंस, यू गेट अ लॉट ऑफ सजेशंस, टिप्स जो आपको ये चीजें करवाएगा। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग टू मी अबाउट रेकी, बट आई वुड ऑल्सो वांट टू नो कि आपकी जर्नी कब शुरुआत हुई? I started at the age of 7. Okay. जब I didn't knew anything to do or something like that, but my dad is a very spiritual or you can say a religious person. ओके So घर में पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा होता था एंड मंदिर वगैरह काफ़ी आना जाना होता था। तो my dad used to say कि आप जस्ट बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, आप पालथी मारकर चौकड़ी मारकर, आई डोंट नो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, बट जो मेडिटेशन पोस्चर होता है उसमें बैठ जाओ और आंख बंद कर लो, कुछ जाप करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट ये करो। दैट्स हाउ स्टार्टेड मेडिटेटिंग in my own, and he guided me a lot in that. Sure. But at the age of 12 I got introduced by the concept of Reiki. मेरे डैड को किसी ने, एंड उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है, इट वाज एक्चुअली अ डिवाइन इंटरवेंशन काइंड ऑफ थिंग। विल ऑफ कोर्स टॉक ऑफ द कैमरा क्योंकि दैट्स अ होल ह्यूज स्टोरी। सो आई लर्नड रेकी एट द एज ऑफ 12। मैंने कुछ भी सोचा नहीं था कि इसको मुझे प्रोफेशनली करना है, क्योंकि 12 साल की एज में तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या है ये सारी चीज़ें। बट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सुनी थी अपने ग्रैंड मास्टर से इसके बारे में। सो आफ्टर 4 to 5 months ऑफ बीइंग अट्यून्ड, मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था। ओह एंड जब उनको थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ, देयर वाज अ वेरी नोन हॉस्पिटल, ऑफ कोर्स आई वुड नॉट बी मेंशनिंग इन द कैमरा, बट इट्स अ वेरी नोन हॉस्पिटल, एंड वहाँ पे दे डायग्नोज द कैंसर ऑफ माय मदर, स्पेसिफिकली इन द थ्रोट, क्योंकि उनके थ्रोट में देयर वाज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर एज वेल। ओके एंड वी वर ऑफ कोर्स, वो सिचुएशन या वो साल ही ऐसा था कि कैंसर यानी कि डेथ, 2014 के अराउंड आजकल की भी बातें हैं। लोग यही मानते हैं कैंसर मतलब डेथ। या बट देन ऑल्सो अभी वो इतना कॉमन हो गया है ना कि पीपल डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट। उस टाइम पे इट्स लाइक कि पूरी फैमिली आने लगती थी कि आ जाओ चलो मिल लेते हैं इस इंसान से। कीमो एंड रेडिएशन वाज लाइक कि उतना प्रूवन था ही नहीं, उतना ट्रस्टफुल था ही नहीं। एंड देन as I said, I heard a lot of things from my grandmaster about Reiki healing. तब मैंने 3 से 4 महीने लगातार, एज अ किड ऑफ कोर्स लंबे टाइम तक बैठने की आदत नहीं थी, सो आई यूज्ड टू एक्टिवेट रेकी, जो रेकी एक्टिवेट करने का प्रोसेस है, एंड कीप माई हैंड्स इन अर थ्रोट व्हेन आई गो टू स्लीप। सो ऑलमोस्ट पूरी रात आई यूज्ड टू कीप माई हैंड्स, एंड आफ्टर 3 to 4 months जिस सेम जगह पे माई डैड वेंट फॉर द उसी रीचेकअप, hospital क्योंकि में? हाँ उसी हॉस्पिटल में, बिकॉज द साइज वॉज बिट लेस। सो ऑफ कोर्स हमने बोला शायद थोड़ा साइज कम हो गया होगा कैंसर और को, चलो जो भी हुआ देख अच्छा है। सेम डॉक्टर्स, दे जस्ट पुट अ सिरिंज इन हर थ्रोट, टुक आउट सम फ्लूइड एंड सेड टू माय डैड कि गुप्ता जी डोंट कम फॉर दिस प्रॉब्लम अगेन, we don't know how this is healed, but it is completely healed, and she will not face any such thing again in her life, specifically with this thing. ओह And touch wood, that is the day, and today is the day. There is no such problem related to this. रिलेटेड So, टू कैंसर। related to what she faced. या So रेकी से एक्चुअली मेरा पर्सनल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज Sure. आई बिलीव स्पिरिचुअली अगर आपको बढ़ना है तो कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे आपका भरोसा इतना ज़्यादा बढ़ जाए ताकि आप सामने वालों को कॉन्फिडेंटली बता पाओ। कहीं ना कहीं ये ही एक प्रोस्पेक्ट ऑफ मेरा लाइफ है जिसकी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंटली रेकी के बारे में आपसे बात कर पाता हूँ। दैट्स So, ब्यूटीफुल, yeah. थैंक यू सो मच। सो आई थिंक फिर हम आज तक तो हम गलत क्वेश्चंस पूछते आते रहे हैं टैरो कार्ड रीडर्स से, तो करेक्ट क्वेश्चंस क्या होने चाहिए कि हमें टैरो कार्ड
प्रैक्टिशनर से हमें पूछना चाहिए? See, क्योंकि tarot- बहुत सारे लोग तो भविष्य के लिए पूछते हैं, राइट? प्रेजेंट के लिए कोई नहीं पूछता। वो ये पूछते हैं कि मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा, मेरा बिजनेस चलेगा, ये मैं अगले साल यूरोप जाऊंगी छुट्टी के लिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तो हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए टैरो कार्ड से, और हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? सी ऑफ कोर्स टैरो में आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपके जो कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं आपके माइंड में, आपके पास अगर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं या कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जिसकी क्लियरिटी आपको अभी प्रेजेंट में परेशान कर रही है, सो यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस। सेकेंडली ऑफ कोर्स आप अपने काम के बारे में भी पूछ सकते हैं कि काम अच्छा नहीं चल रहा है तो हाउ इट विल गेट बेटर, व्हाट चेंजेस आई नीड टू मेक इन माई सेल्फ, ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए मुझे रेडी होना चाहिए, आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, या हेल्थ वाइज भी कैसी रहेंगी चीज़ें, अभी क्या हैं, अभी में ऐसी कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं कि नहीं, जो कि मतलब अगर मैं अभी ऐसी कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकती है, वो सारी चीज़ें आप टैरो में पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स जो भी चीज़ आपको प्रेजेंट में अफेक्ट कर रही हो माइंड में, बट आपको इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए दैट अभी मैं जो क्वेश्चन बोलने वाला हूँ बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स आंसर करते भी हैं और बहुत सारे रीडर्स आंसर मांगते भी हैं, जो कि आई पर्सनली डोंट डू इट, बट अगेन बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स को नहीं करना चाहिए। लोग इतना ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग में इंडल्ज हो जाते हैं कि अगर इंडिया में सोनोग्राफी अलाउड नहीं है, सो दे इवन आस्क टैरो कार्ड रीडर्स कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लड़का होगा या लड़की होगी, मैं कब मरूंगा। These are the questions a lot of people ask. So there is no point of asking such questions. There are people who say a lot of things कि IPL कौन जीतेगा। हाँ, क्योंकि यार गेम है सम, ठीक है, उनको ऑफ कोर्स जो भी उनका पैसे अर्न करने के तरीके हैं, लेट्स नॉट गो ऑन दैट, बट अगेन आप एक बात बताइए, गेम क्यों खेला जा रहा है? गेम इज बीइंग प्लेड ताकि एक मन में एक्साइटमेंट हो कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। अब परसों फाइनल है, आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग में प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि ठीक है चेन्नई जीतेगी, नॉट डूइंग इट बट जस्ट एग्जांपल। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट गेम डे आफ्टर टुमारो। आपने रीडिंग ही कर दी, वो एक्साइटमेंट जो उस स्पेसिफिक मोमेंट में आना चाहिए था लास्ट बॉल पे, वो आप 2 दिन पहले टैरो कार्ड रीडिंग में पूछ के खत्म कर दिया आपने। सो ऐसी चीजें आपको नहीं करना चाहिए जो आपके लाइफ को एडवेंचरस बनाने के लिए की गई। गेम्स हो गए, ये सारी चीजें आप एडवेंचर, लाइफ शुड बी एडवेंचरस, कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि जब अब बेबी इज बीइंग बोर्न, वो जब आपको पता चलता है कि लड़का है या लड़की है, दैट इज अ वेरी सेंस ऑफ फीलिंग। ऑफ कोर्स मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, बट जितना मैंने सुना है या देखा है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट इज एंड उसको सिर्फ ये ठीक है, मैं डाइवर्ट नहीं करूंगी टॉपिक से, बट इट्स अ सैड थिंग टू नो कि टैरो कार्ड का इस तरह से मिसयूज भी किया जाता है। इसमें जस्ट रीडर्स की गलती नहीं, मतलब इसमें जस्ट पूछने वालों की गलती नहीं है। जिस दिन टैरो कार्ड रीडर्स स्ट्रिक्टली इस रूल को खुद फॉलो करने लगेंगे, तब लोगों को भी समझ में आने लगेगा। तो दोनों ही साइड को समझना होगा ये चीज। Yes, this has been truly an eye-opening session for me as well. I'm sure that आप लोगों को भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा. This has truly been an educative episode for me. I am sure मेरे साथ साथ आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. On a parting note, Ayush, I just want to know that in our fast-paced lives, the younger generations is moving away from spirituality rather than moving towards. तो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? See, of course, the first thing which you said कि people are going. Sorry, see, as you said कि people are parting their ways from spirituality and going far from it. हम सभी spiritual हैं. We are spiritual Even beings. the non-believers? Even the non-believers. Okay. You cannot disagree on having a soul in your body, right? You cannot disagree that you are mind, body and soul. Correct. You cannot disagree on saying that you are not body or mind. You are just the soul. ये सारी चीजें अगर आप एग्री कर रहे हो, then you are spiritual. Then you don't believe on the topics of spiritual या अब मैं spiritual हो गया हूँ. You are just conscious कि you are spiritual. Okay. That's the only difference. Second thing, if a person is not into not practicing spiritual things or something like that,
या मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली ग्रो साथ में ही करना है, for the kids it's really very important to meditate. Meditation is something which aligns each and everything of your body. आपके लाइफ में 5 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं. इवन मैं आपको भी ये क्वेश्चन पूछूंगा, एंड इवन जो शूट कर रहे हैं विथ यू गाइज एज वेल, देयर आर 5 थिंग्स वी डू अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर दोज 5 एलिमेंट्स. दोज 5 एलिमेंट्स आर फायर, एयर, वाटर, space and surface. Space and the earth, right? We do balance our temperatures for fire element. We take oxygen for air element. We consume water for water element. We took some space. You are sitting here, I am sitting here, she is standing here. एक कैमरा रखा हुआ है ज़मीन पे, या जो ऑडियंस अभी हमें देख रही है वो एक सोफा चेयर कहीं पे बैठ के वो देख रही है. तो वी आर टेकिंग स्पेस एज वेल फॉर स्पेस एलिमेंट. Now what comes? Earth element. We consume food, we eat food, we take a lot of things from earth. हम इन 5 एलिमेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे हमारी ये बॉडी बनी हुई है जी. बट ये 5 एलिमेंट्स की जो बॉडी है हम उसको तो जला देते हैं या हम दफना देते हैं when our soul is not there. So जो सबसे important एलिमेंट है that is soul. What are we doing for that soul? What are we doing for that soul? Which is a very important question in today's time. आप उस बॉडी को जला देते हो या दफना देते हो, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ. जी, अल्टीमेट, जो कहीं ना कहीं बताती है कि इस बॉडी का, इस 5 एलिमेंट के शरीर का, जिसके लिए हम ऑलमोस्ट मेहनत करते रहते हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं है अगर उसके अंदर सोल नहीं है. सो व्हाट यू डू फॉर दैट सोल एंड व्हाट यू कैन डू फॉर दैट सोल, इफ यू एक्चुअली थिंक ऑफ दिस. अगर आपको सच में थोड़ा सा अजीब लगा हो ये सुन के कि मैं सोल के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देन स्टार्ट अ रेगुलर हैबिट ऑफ एटलीस्ट 7 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन. क्योंकि मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइजेस हो गए, दीज आर थिंग्स फॉर योर सोल. कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस भी वो फिजिकल बॉडी के लिए होती है, बिल्कुल सही. बट मेडिटेशन में अगर आपको लंबे टाइम बैठना है तो एक्सरसाइजेस और योगा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. योगा आसन्स एंड ऑल, सो दैट आपके पैर नम ना हो या पैर दर्द ना दें. इसलिए आपको मेडिटेशन में बैठने के लिए वो सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं. बट मेडिटेशन इज समथिंग जो आप अपनी सोल के लिए कर सकते हो. एंड सोल आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे आंसर्स देके जाएगी. दैट मीन्स मेडिटेशन आपको हील भी करेगा, आपको आंसर्स भी देगा. दैट मीन्स रेकी का काम भी मेडिटेशन करेगा, टैरो का काम भी मेडिटेशन करेगा, एंड कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही. एवरीथिंग इज विद इन यू. कृष्ण जी जो महाभारत में और जो कृष्ण जी की कहानियां हमने सुनी है, उसमें जब यशोदा जी ने कृष्ण जी के मुंह के अंदर देखा था तो पूरा ब्रह्मांड देखा था. वो सिर्फ कृष्ण जी की कहानी नहीं है. आपके अंदर वो, लोग बोलते हैं हमारे अंदर भगवान है, राइट? अगर हमारे अंदर भगवान है तो उस भगवान के अंदर ब्रह्मांड है. दैट मीन्स हमारे अंदर ब्रह्मांड है. वो ब्रह्मांड आपको एक्सप्लोर करना है, एंड द वे टू एक्सप्लोर इट इज मेडिटेशन. दैट्स इट. That is beautiful. Meditate, look within, and that's the way for self-realization. So on that note, thank you Ayush. Thank you so much for joining us on Seeds of Soul. It's been a pleasure.